पैक शुरुआत आखिरी 1 घंटा बचा है बाजार की क्लोजिंग होने में और मंथली एक्सपायरी का दिन। डिम्पी, मंथली एक्सपायरी के दिन उतार चढ़ाव के बीच कामकाज संभलने की कोशिश में, लेकिन कैसे दिख रही है पोजीशनिंग? शुक्रिया मानसी। देखिए, हम सुबह भी यही बात डिस्कस कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली आपने 9 बजे ज्वाइन किया, लेकिन सुबह हम जब 8 बजे बात ये कर रहे थे कि मार्केट आज पूरी तरह से साइडवेज कंसोलिडेट करेगा। उसकी दोनों वजह हैं। पहला, सामने ट्रिगर खड़ा है तो चलेगा नहीं जब तक ट्रिगर नहीं आएगा। गिरेगा इसलिए नहीं क्योंकि एक्सपायरी से शॉर्ट कवरिंग करवा चुका है। पिछले 3 दिन में जो मार्केट चला है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पे चला है। मैं बार बार आपको फ्यूचर्स की प्लेट भी दिखाता रहा हूँ पिछले 3 दिन में। आज फिर से बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ प्रोड्यूसर से, जरा दिखाएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स की प्लेट। आप देखेंगे एक दिन 40%, नेक्स्ट डे 30%, आज भी -8-9% चल रहा था 12-1 बजे के आसपास। तो कहने का मतलब है कि सिस्टम में आपके पास जो शॉर्ट्स होते हैं, आप उसके 2 ही काम कर सकते हो, या तो उसको अगले महीने में लेके जाओगे या तो इस महीने में काटोगे। भाई यही कर सकते हो, इस तरह तो कुछ नहीं होगा। तीसरा कोई तरीका ही नहीं है। तो आपने क्या कि इस महीने के जो शॉर्ट्स हैं काफ़ी हद तक यहीं पे काट दिए। अगले महीने के अंदर ट्रांसफ़र किया है, ट्रांसफ़र ज़्यादा हुआ है। अभी क्या ज़्यादा हुआ है ये कैसे पता लगेगा? ये रोल ओवर से पता लगा। हाई रोल ओवर हुआ है। इसका मतलब जो पूरा पैकेट भरा हुआ था जिसके अंदर शॉर्ट्स भी थे, लॉन्ग भी थे, शॉर्ट्स वालों ने यहाँ पे कवर करवा दिया। तो बचा हुआ कौन बचा? लॉन्ग। लॉन्ग अगले महीने के साथ ट्रांसफ़र हो गया। इसलिए मार्केट के अंदर बाजार बहुत तेज़ी से क्रैक नहीं दिखाएगा। लेकिन क्या बाजार खतरे के निशान से टला हुआ है? उसका जवाब है ना। क्यों नहीं टला हुआ? 2 चीज़ें चेक की है उसके अंदर। पहला, इनफैक्ट 3 चीज़ें चेक की है उसके अंदर। पहला, विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स 18 के आसपास चल रहा है। ऑल्दो आज वो टूटा है 3%, बट इतना भी कम नहीं हुआ है। तो इवेंट से पहले विक्स अभी भी हाई है। दूसरा क्या चेक किया? एवरेजेस। आपकी 20 डे की एवरेज नहीं आई है अभी भी, जिसको ट्रेडर्स टिपिकली एवरेज कहते हैं, जिसमें ट्रेडर्स कंफर्ट फील करता है। तो इसलिए भी खतरा नहीं टला। तीसरा पॉइंट कौन सा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है खतरा नहीं टला? वह है बड़े शेयरों का पार्टिसिपेशन। आज फिर से आप चेक कर लो, रिलायंस, HDFC, TCS, इन्फोसिस, HUL, ये आपको इनमें कहीं भी लीडरशिप नहीं दिखेगी, या फिर ऐसा नहीं दिखेगा कि एकदम से इन्होंने जैक लगा के मार्केट को उठा दिया। ये चीज़ एब्सेंट है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ इससे लग रहा है कि बाजार अभी भी रुक सकता है, वह FIs की होल्डिंग है। वो अभी भी 24% है, उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है। पांचवी चीज़ ऐसा क्यों लग रहा है कि इससे बाजार रेंज में रहेगा? डेट इज कॉल्ड पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो वो 1 के आसपास आके रुकी हुई है। फेयर वैल्यू बना दिया 2-3 दिन चलने से। तो n नंबर ऑफ इंडिकेटर्स में आपको और भी गिनवा सकता हूं कि जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बट अभी आप मोटा मोटी यही समझिए कि फिलहाल अभी हमको थोड़ा और समय देना होगा। बाजार का जो डैमेज हुआ वो एबनॉर्मल इन नेचर था। आप ये सोचिए कि आप को बहुत तेज़ बुखार हुआ, डेंगू हुआ, आप बिल्कुल मरने की स्थिति में थे, आप एकाएक बचे हैं। तो आप ऐसे नहीं है कि दूसरे ही दिन ठीक होकर चलने लग जाएंगे। अब आपको समय लगेगा ठीक होने के लिए। पहली चीज़ ये है कि आपकी प्लेटलेट्स गिरना कम हो गई। आप ऐसे समझिए, आप तो आप गिरना कम हो गए। अब आप पैनिक लोड टेस्ट करने के लिए नहीं जाते हो। आपका जो क्रैक आता है वो इतना फास्ट नहीं है कि वो जैसे 150 पॉइंट है आप चाय पीने के लिए जाएंगे और वापस आए इतने में 150 पॉइंट साफ हो जाए, ऐसा नहीं है। बाजार अगर प्रॉफिट बुकिंग करा रहा है तो मर्यादा में करा रहा है, अब बहुत तेज़ी से टूट नहीं रहा। तो बहुत सारे चीज़ इफोर्ट बट्स में फंस गए हैं। बट थैंक्स टू डेरिवेटिव एक्सपायरी, जिसने कम से कम एक काम हमारे लिए अच्छा कर दिया कि जो हायर द ओपन इंटरेस्ट था, सीरीज बहुत हैवी थी, कुछ शॉर्ट कवरिंग करवा के अगले सीरीज में जो ट्रांसफ़र है उसको थोड़ा लाइट कर दिया। अब हम इवेंट से पहले बैठे हुए हैं। अगर मैं ही आपको भी पैसे दे दूं तो आप भी बोलेंगे कुछ मैं अभी लगाता हूं, कुछ मैं इवेंट के बाद लगाऊंगा। ये आम जनमानस की धारणा है और वो मार्केट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। ओशो कृष्णन, ध्वनि पटेल, कुणाल शाह, 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। तीनों को एक बार जरा दिखाइए स्क्रीन पर, एक साथ ही स्वागत करते हैं आप तीनों मेहमानों का। आपसे बातचीत करके अच्छा लगता है, आपकी इंटेलिजेंस हमारे काम आती है और हम एक्सपेक्ट करेंगे बजट वाले दिन भी आप सब हमारे साथ होंगे ही, ताकि अब आपसे हम थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस लेते रहें। क्योंकि 1 तारीख का बजट है, मैं समझ सकता हूं पहले इतना तनाव है, लेकिन सैटरडे को बजट आ रहा है, करें क्या? उस दिन मार्केट खुला है, सबको आना ही पड़ेगा किसी न किसी रूप में। तो ओशो, आपसे ज़रा शुरू कर रहे हैं। मार्केट्स पे आपकी रीडिंग क्या है? हमारा मानना है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा। 23,000 350 जब तक पार नहीं होता, कंफर्ट फील नहीं आएगा पूरी तरह से। और बैंक निफ्टी के अंदर जब तक 49,500-800 की रेंज पार नहीं करते तब तक शायद नहीं आएगा। एक बार आपका टेक सर। वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी एंड सारे पैनलिस्ट को। जैसा आपने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया मार्केट के बारे में,
डेरिवेटिव फ्रंट पे एंड टेक्निकल फ्रंट पे, दोनों पे ही। तो इसमें एक और 2-3 पॉइंट एड ऑन्स करना चाहूंगा मैं, कि आज जो निफ्टी का मोमेंटम बना था बेसिकली शॉर्ट कवरिंग के वजह से ही देखने को मिल रहा था, बट प्रिसाइजली अपने 21 डे मूविंग एवरेज से एक अच्छा खासा टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। सो अभी भी मार्केट अपने हायर लेवल्स पे सस्टेनेंस नहीं दिखा रहा है। जो इसका 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था नियर अबाउट 23,300 के आसपास, वहीं से आज एक अच्छा टर्न अराउंड हुआ है। इवन कॉल राइटर्स भी आज काफी ज्यादा हेवी पोजीशंस 23,300 पे कॉल ऑप्शंस में बनाए हुए थे। तो ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट अभी भी साइडवेज है। 23,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड हायर लेवल्स पे 23,350 जब तक एक ब्रेकआउट नहीं दिखाता है तब तक मार्केट एक साइड रेंज में ही ट्रेड कर सकता है। बाय ऑन डिप्स की सलाह बनेगी। 23,000 पोजिशनल लेवल पे एक बाई का सपोर्ट जोन है एंड हायर लेवल्स पे 23,350 से 400 का एक रेजिस्टेंस जोन है। सो इसी रेंज के अंदर हमें बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज का अप्रोच लेकर के चलना चाहिए। बट अभी जैसा हमने देखा है कि ये इलोंगेटेड वीक है एंड काफी ज्यादा इवेंट्स भी हैं, तो वोलेटिलिटी ऑब्वियसली थोड़ी सी हायर रेंज पे मिलेगी। दैट मीन्स हमें दोनों साइड के स्विंग्स देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं मार्केट में। तो डे ट्रेडर के लिए काफी अच्छा मार्केट है, आपको दोनों तरफ के स्विंग्स मिल रहे हैं, बट हमें अपने पोजीशंस प्रिसाइजली इन्हीं पॉइंट्स पर एग्जिट एंड एंट्री ढूंढनी चाहिए। एंड बैंक निफ्टी की भी मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी भी अपने 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास होवर कर रहा है। तो जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलता है, 49,400 500 के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक कन्विक्शन बैंक निफ्टी में भी नहीं आएगा बाइंग के तरफ। बट ये लोअर एंड पे अगर जाता है 48,700 48,600 तो बिल्कुल बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। 49,400 के पास हमें अपने पोजीशंस हल्के रखने चाहिए। एब्सोल्युटली वेल एक्सप्लेन दोस्तों। और वॉलेटिलिटी है और वॉलेटिलिटी इसी तरह से जारी रहेगी और रैशनल है वॉलेटिलिटी का होना भी, क्योंकि इवेंट है जिससे ठीक पहले इस वक्त बाजार में इस तरह के उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं। ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी ज़रूर है, लेकिन कॉशन बिल्कुल, आपको एहतियात बिल्कुल बरतनी है। और हमारे एक्सपर्ट्स लगातार जो आपको एडवाइस दे रहे हैं, जो लेवल्स बता रहे हैं, स्ट्रैटेजी सुझा रहे हैं, उस पर खास ध्यान रखिएगा। आइए अब सीधा एक्सपर्ट्स के रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं ये जान लेते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स में। ओके, शुरुआत फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल से करते हैं। ध्वनि, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? गुड आफ्टरनून मानसी, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड आफ्टरनून। यहाँ पे मेरी तरफ से 2 काउंटर्स है जो मैं फिलहाल के लिए ट्रैक कर रही हूँ। सबसे पहला काउंटर जो है वो डीएलएफ का है। डीएलएफ के अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 30 मिनट्स के स्ट्रक्चर पे स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट विटनेस करने को मिला और वापस से हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन रीटेस्ट कर रहे हैं, वही उसी प्लेसेस से बाउंस देखने को मिल रहा है। तो डीएलएफ के अंदर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। करंट लेवल से आप बाय करते हैं तो 770, फिर 777 का टारगेट बनता है। स्टॉप लॉस 740 का इसमें लगा के रखना है। दूसरा काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो है गेल का काउंटर। गेल के अंदर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे एक नीचे की तरफ का सपोर्ट लेवल जो है इसका डेली स्ट्रक्चर पे वो स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है 165 की लेवल के पास। इनफैक्ट आज के सत्र में भी ऑलमोस्ट ओपन लो की फॉर्मेशन के साथ स्टॉक ने ओपन करा और यहाँ से हमें एक बढ़त देखने को मिली। तो गेल को भी खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए आपका जो स्टॉप लॉस बनता है नीचे की तरफ में तो 163 की लेवल के पास स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 180 से 185 का टारगेट बनता है। रियल एस्टेट सेक्टर में तो हम देख ही रहे हैं एक्शन है, और इसके अलावा गेल के तिमाही नतीजे अभी थोड़ी देर पहले आए, स्टॉक में एक पॉजिटिव रिएक्शन भी नजर आ रहा है। ध्वनि के रेडार पर भी है खरीदारी, 2.25% की तेजी है। सो रियल एस्टेट से जुड़ा एक काउंटर डीएलएफ जिस पर खरीदारी की राय बन रही है, और यहाँ पर साथ ही 740 का स्टॉप लॉस, 770 टारगेट और उसके बाद 777 तक भी जाने का दमखम वहीं गेल पर भी नजर होनी चाहिए। इसके अलावा कुणाल, गुड आफ्टरनून, आप बताइए स्टॉक स्पेसिफिक आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? क्या खरीदारी के मौके बाजार में आप भी ढूंढ रहे हैं या फिर खरीदारी और बिकवाली दोनों की कॉल्स होंगी? गुड आफ्टरनून। 2 कॉल्स होगी मेरे साइड से, एक बाय साइड एक सेल साइड। बाय साइड पहले मैं डिस्कस करूंगा और ये है पीएसयू स्पेस में से। जैसे कि हमने देखा है कि आज एक्सपायरी है तो एक शॉर्ट कवरिंग का मूव है, ये थोड़े बहुत पीएसयू स्टॉक्स में और भी कंटिन्यू होना चाहिए। सो यहाँ पे जहाँ पे लग रहा है कि एक अच्छा बेस बन गया और कवरिंग और भी ज्यादा होगी थ्रू आउट द डे। इनफैक्ट ये जो लास्ट आ रहे हैं वहां पे भी वो स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया ने एक अच्छा बेस बनाया लोअर एंड पे, स्टॉक अभी भी अपने 20 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, प्लस एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी पैटर्न बना है टेक्निकल चार्ट्स पे।
तो यहाँ से मोमेंटम बिल्टअप होना चाहिए और 384 के आसपास चल रहा है, आप करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको रखना रहेगा 378 का, टारगेट रहेंगे 390 और 395 के कोल इंडिया में। सेकंड स्टॉक है वो है सेल साइड में से जिस तरीके से हमने आईटी में सेलिंग देखी है, आई थिंक आईटी का स्ट्रक्चर काफी वीक होते जा रहा है और यहाँ पे लो टॉप लो बॉटम्स बन रहे हैं। वहां पे मेरा स्टॉक रहेगा कोफॉज। स्टॉक ने ऑलरेडी एक अच्छा करेक्शन देखा आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो कोई भी इंट्राडे बाउंस एक अपॉर्चुनिटी रहेगी सेल करने के लिए। करंटली चल रहा है 8360 के आसपास। अगर आपको 8400 420 के रेंज में मिलता है तो एक आइडल अपॉर्चुनिटी रहेगी सेल करने के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 8600 का, टारगेट रहेंगे मुझे डाउन साइड पे वो 8100 और 7900। कॉल खरीदारी की और एक बिकवाली की। कोल इंडिया में खरीदारी कीजिएगा 390 395 तक के टारगेट्स के लिए। अब बिकवाली डाउन साइड नजर आ सकती है कोफोर्ज में 8200, उसके बाद नीचे 8000 तक भी लुढ़क सकता है ये स्टॉक। ओशो आप बताइए, गुड आफ्टरनून, आपकी तरफ से आज स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे? वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। सबसे पहले देखिए मेरे दो बाई के ही रिकमेंडेशन है। पहला काउंटर है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में कल के दिन काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला था एंड कल का जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है उसका ओपन एंड लो दोनों ही नियर अबाउट सेम लेवल्स पे है। तो मुझे लगता है यहाँ से एक पहला सिग्नल है इस काउंटर में एक टर्न अराउंड आने का। तो मुझे लगता है कल के लोज को स्टॉप लॉस लगा करके बजाज ऑटो को बाई करने की सलाह है। कल का लो नियर अबाउट 8420 का है, तो उसका स्टॉप लॉस लगाना है, करंट लेवल्स पे बाई करके चलें। पोजिशनली काउंटर में एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है, बट शॉर्ट टर्म के लिए 9100 का पहला पड़ाव है, तो 9100 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बजाज ऑटो को बाई करके चल सकते हैं। सेकेंड काउंटर मैरिको है, जिसमें मुझे लगता है कि पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार है। पिछले अगर हम 15 दिनों के चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो अपने 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है एंड मुझे लगता है आने वाले दिन में एक अच्छा मोमेंटम इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। तो मैरिको पे करंट लेवल्स पे बाई की सलाह बन रही है। 655 का स्टॉप लॉस लगा करके रखना है, जो कि इसका 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है एंड हायर लेवल्स पे मुझे लगता है 700 से 710 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इस वक्त अगर आप देखें दो कॉल्स खरीदारी की ओशो की तरफ से भी और एफएमसीजी स्पेस कंजम्पशन थीम और साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर बजाज ऑटो और साथ ही मैरिको पर खरीदारी की राय बनती हुई दिख रही है। सो 6 कॉल्स कुल मिलाकर हमारे तीनों एक्सपर्ट्स ने दी हैं, जिसमें एक कॉल बिकवाली की आई है और इसके अलावा 5 कॉल्स आपको खरीदारी की मिल रही है। और इस लिस्ट में ऑटोमोबाइल, कंजम्पशन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसे काउंटर्स, रियल एस्टेट से जुड़े स्टॉक्स और आईटी पर बिकवाली की राय एक्सपर्ट्स की तरफ से बन रही है। तो चलिए इन स्टॉक्स को लिस्ट डाउन जरूर कीजिएगा और इन स्टॉक्स के रिएक्शन पर भी फोकस रहेगा। बाजार में ऊपरी स्तरों से गिरावट का दौर इस वक्त नजर आ रहा है। सेंसेक्स अगर आप देखेंगे ऊपरी स्तरों से करीब 400 अंक गिरता हुआ दिख चुका है। निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी इसी तरह के टुवर्ड्स डाउनसाइड वॉलेटाइल मूव्स नजर आएंगे। 23,168 के लेवल्स पर निफ्टी में इस वक्त कामकाज देखने को मिला है। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन का रुख कर लेते हैं। चॉइस ब्रोकिंग से कुणाल परार हमारे साथ अपनी ऑप्शन की रणनीति लेकर जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून कुणाल, बताइए। गुड आफ्टरनून। कल आज के मोमेंटम में एक स्टॉक ऐसा है जहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम, एक अच्छा खासा मोमेंटम पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकता है। स्टॉक का नाम है HDFC लाइफ। लगातार पिछले 2-3 दिन से मोमेंटम बनाए रखे हैं। हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के बाद फॉलोअप मोमेंटम में भी स्टॉक ने अच्छी खासी तेजी बरकरार रखी है और लाइकली चांसेस से स्टॉक आने वाले दिनों में 650 से लेकर 670 तक के टारगेट दिखा सकता है। तो इसको नजर रखते हुए HDFC लाइफ का नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी का जो कॉल ऑप्शन है 640 का, वो खरीदारी करके चलने की सलाह है। फिलहाल 20 रुपीज के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। 16 रुपए का आईएसएल मेंटेन करके हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो 23 का पहला टारगेट है और 23 जैसे ही ब्रेक होगा 28 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। मैक्सिमम लॉस जो यहाँ पे हो सकता है वो 4400 का है और प्रॉफिट की बात करूं मैक्सिमम तो यहाँ पे 8800 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर। HDFC लाइफ 640 वाली कॉल है, 20 रुपये में मिलेगी। 23 और 28 दो टारगेट है। अगर आपका कंफर्ट 23 पे आता हो तब भी आप कर सकते हैं। उसकी रेशो बनेगी 1:1 की, 23 साढ़े 23 की। हाँ, अगर आप 28 तक जाएंगे तभी आपकी रेशो अच्छी बनेगी 1:2 की, नहीं तो 1:1 की रेशो है। ठीक है, ये 23 तक के टारगेट है, इसलिए 8000 4000 ये दूसरे वाले टारगेट के हिसाब से कैलकुलेट करके दिया गया है।
ठीक है जी, तो ये कुछ ट्रेड हमने आपके सामने रख दिए। एक दो शेयर जरा मेरे पास और भी है, मैं फटाफट से पूछ लेता हूँ और क्या करना चाहिए उन सभी शेयर्स के अंदर। नेस्ले इंडिया का बेस काफ़ी ठीक लग रहा है, बजट के अंदर कुछ मूवमेंट आया तो हेल्प मिलेगी। एक बार जरा चेक करेंगे आप ध्वनि, नेस्ले इंडिया। जी यहाँ पे डेफिनेटली नेस्ले के यहाँ जो बेस फॉर्मेशन है वो काफी स्ट्रांग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट एक रेंज फॉर्मेशन है बकायदा इसके अंदर, जहाँ पे ऊपर की तरफ 2280 से 85 का लेवल है जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और बेस जो काफी स्ट्रांगली बना हुआ है वो यहाँ पे 2150 के लेवल के पास है। तो इसी फॉर्मेशन के ब्रेकआउट पे यहाँ पे जो तेजी है वो आपको देखने को मिल सकती है। जैसे ही ऊपर की तरफ में यहाँ पे 228085 का रेट हम क्रॉस करते हैं तो वापस से इसके अंदर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन वाइज देखने को मिल रहा है वो 2440 के लेवल्स तक है। तो वहां तक कोई भी एक रेजिस्टेंस इसके अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। डेफिनेटली इसके ऊपर एक बुलिश नजरिया बनाना चाहिए। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर पोजीशन बनाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। स्टॉप लॉस लेवल खास करके 2150 का मेंटेन करें। ठीक है, एक दो शेयर जरा और पता कर लेते हैं। क्या इस बीच अगर आप देखेंगे तो निफ्टी वापस बैक इन ग्रीन है, करीब 15 पॉइंट ऊपर। जैसे मैं आपका कह भी रहा था कि रेंज में रहेगा मार्केट, ऐसा कुछ नहीं है। आज रिलायंस के अंदर थोड़े दम दिख रहा है 1250 का, दिनों के बाद आज का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट जैसा कुछ फील करवा रहा है। एक बार जरा रिलायंस दिखाएंगे, डेज हाई पे हो गया होगा, और ये एक अगर आप 15 से 1 घंटे का चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा स्लाइटली एक ट्रेंड रिवर्सल जैसा भी बन सकता है। बहुत ही क्रिटिकल जोन में है। कुणाल शाह, चांसेस कितने हैं कि 1260 पार करेगा और कम से कम 100 रुपए की मूवमेंट आएगी 1260 पार करने पर? अभिषेक, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि 1254 जो कि उसका एक 20 डीएमए है, वो हमने आज टेस्ट किया था और वहां से हम वापस एक इंट्राडे में शॉर्ट टर्म करेक्शन देखा है। बट ओवरऑल रिलायंस की अगर मैं बात करूं तो एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। पिछले 3 दिन का हाई स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में निकाला है। जब भी ऐसा होता है, एक ब्रेकआउट आता है तो उसके ऊपर फॉलोअप मूव बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो कल अगर हम ये 20 डीएमए को सरपास वापस कर देते हैं 1254 के ऊपर और उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो हम कह सकते हैं कि यस, ये फॉलोअप मूव आना स्टार्ट हो जाएगा और उसके ऊपर फिर रिलायंस एटलीस्ट जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं वो 1290 और 1320 के। सो मुझे लगा वेट एंड वॉचर, हम बजट के तरफ भी जा रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा मोमेंटम होगा रिलायंस में भी। सो अगर आप ट्रेड भी कर रहे हो तो बहुत कॉशियसली ट्रेड करें। जस्ट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि 1265 1270 के लेवल शॉर्ट टर्म में बता सकता है। ठीक है, डन। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज पे एक टेक है आपका। ठीक इवेंट से पहले अगर कोई स्ट्रेंथ वाले शेयर्स के अंदर दम आता है और ब्रेकआउट कर रहा है तो फिर इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। खैर, नंबर्स आ ही रहे हैं, आपको पता ही है। तीसरी तिमाही के नंबर्स अडानी के भी आए, अडानी पोर्ट्स के जारी कर दिए। तीसरी तिमाही में कंपनी के नतीजे अच्छे रहे हैं, सभी वर्टिकल्स में आंकड़े बेहतर रहे। नतीजों पर मैनेजमेंट का क्या कहना है, आइए एक बार पहले मैं आपको सुना देता हूँ। Hello everyone. APSEZ delivered all-round growth during the first 9 months of fiscal year 25, with PAT crossing rupees 8,000 crores. Revenue was up by 14%, EBITDA increased by 19%, and PAT grew by 32% year-on-year. EBITDA margin increased to 62% from 60% last year. Driven by the momentum across our businesses, we are upgrading our FY25 guidance to rupees 18,800 to 18,900 crore from the previous guidance of rupees 17,000 to 18,000 crores. We witnessed fantastic momentum across our business drivers, including market share gain, coupled with volume price mix increase, traction in logistics vertical, and operational efficiencies, along with technology-led gains. We launched a new trucking management solution. This platform acts as a transformational marketplace as well fulfillment solution to streamline supply chain for customers. While the initial focus is on trucking, the platform will eventually cut across the rest of the value chain and make us a true integrated transport utility company. Our domestic ports saw year-on-year revenue growth of 11%, along with 80 points increase in EBITDA margin. Overall, India Cargo market share increased to 27.2%, while container market share went up to 45.2%.
Logistics revenue grew by 22%, driven by double-digit growth in container and GPWIS volumes. Our international operations revenue increased by 16%, driven by Astro and Tanzania operations. We commenced operations at Vizhinjam Port. Vizhinjam berthed more than 140 vessels during the trial period and has handled 70,000 TEUs in its first month of operations. We also closed the acquisition of Gopalpur Port and Tanzania concession. We added 5 new vessels to Astro Offshore's fleet of 26 at the time of acquisition, taking the total to 31 OSVs now. We also placed India's largest orders for 8 harbour tugs with Cochin Shipyard. This order aligns with government's Make in India and Atmanirbhar Bharat initiatives. We will continue to invest in marine assets in line with our roadmap to become one of the world's largest marine operators. Sustainability has always been core to our operations. We are delighted to have been recognized by S&P Global CSA among the top 10 companies globally in the transport industry. ISS ESG also recognized APSEZ among the top 12 companies globally in transportation infrastructure. Overall, momentum across our businesses remain robust as evidenced by our EBITDA guidance upgrade, and we look forward to close FY25 on a strong note. I take this opportunity to thank our valued customers and stakeholders. Your unwavering support has been pivotal in our growth journey, and we are truly grateful for your trust and partnership. Thank you. का ऊपरी स्तरों से बाजार में कमजोरी, लाल निशान में फिसलता हुआ निफ्टी 23,160 के स्तर। इस बीच जहां जहां नंबर्स आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट है। गेल बीएल के नतीजों का पॉजिटिव इम्पैक्ट और कोरोमंडल इंटरनेशनल के अभी नतीजे आए हैं। नतीजे रेवेन्यूज के फ्रंट पर कमजोर रहे हैं। करीब 6.7% की गिरावट कंपनी की आय में देखने को मिली है। 6,935 करोड़ की आय कंपनी ने पोस्ट की है। हालांकि कामकाजी मुनाफा बढ़ा है। मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 4.9% से 10.4% पर कंपनी के मार्जिन्स पोस्ट हुए हैं। 6 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी किया है। कोरोमंडल इंटरनेशनल करीब 1 से 1.5% तक की तेजी के साथ इस वक्त ट्रेड करता हुआ। नंबर्स का इम्पैक्ट जो कि फिलहाल नजर आ रहा है। कुणाल, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोमंडल इंटरनेशनल का रिजल्ट आ चुके हैं और नतीजों का एक इम्पैक्ट तो देखने को मिल रहा है। चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं? आई थिंक चार्ट्स काफी बेहतर है। हम जब मार्केट्स वीक है रिलेटिवली चार्ट्स आप देखोगे तो लॉन्गर टर्म पे हाई टॉप हाई बॉटम अभी भी इंटैक्ट है, तो अप ट्रेंड में है। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियर कट विजिबल है स्टॉक में। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है स्टॉक को 1875 के आसपास है, तो मुझे लग रहा है वहां तक स्टॉक एक मोमेंटम दिखाना चाहिए। सो बाय में रहना चाहिए। 1875 1880 तक के टारगेट्स आ सकते हैं शॉर्ट टर्म में। 880 तक के टारगेट्स भी एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। चार्ट्स भी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। अगर पोजीशंस हैं उससे बिल्कुल बरकरार रखने की राय इस वक्त आपके लिए कोरोमंडल इंटरनेशनल पर। लेकिन टाटा मोटर्स के चार्ट्स को देखना चाहिए। एक तो कमजोर नंबर्स और उसके बाद ब्रोकरेज के जो डाउनग्रेड रिपोर्ट्स आए हैं उसका एक असर टाटा मोटर्स के काउंटर पर पड़ता हुआ। Q3 में मुनाफे में करीब 23% की कटौती रही। वहीं इस वक्त अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 7-7.5% तक की गिरावट है। गिरावट के पीछे की वजह क्या है, कौन सी हैं वो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और क्या कहती हैं वो ब्रोकरेज रिपोर्ट, सब कुछ लेकर हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए। जी बिल्कुल कोइंसिडेंस है, लेकिन टाटा मोटर्स की बात करें तो तीसरे तिमाही के नतीजे जो है कमज़ोर देखने मिले हैं। रेवेन्यू ज़रूर इनलाइन था, लेकिन एबिडा और मार्जिन्स यहाँ पे देखें तो ये वीक सेट ऑफ नंबर है। ये सबसे पहला रीज़न है। लेकिन ये हुआ क्यों, इसका दूसरा रीज़न मैं बताता हूँ। इसका इम्पैक्ट जो मार्जिन में से JLR के डिवीज़न में देखने मिला है और इंडिया के CV डिवीज़न में देखने मिला है। ऑफकोर्स जो मार्जिन्स के नंबर है वो लाइफ टाइम हाई पे, लेकिन फिर भी जो एस्टिमेट था उससे जो है बहुत बुरी तरह से जो है एनालिस्ट एस्टिमेट से जो है वो मिस किया गया है। ओवरऑल वीक डिमांड जो है उनके 2 इंटरनेशनल जोग्राफीज़ यूरोप
और चाइना में ऑलरेडी देखे जा रहे हैं। और मैनेजमेंट की कॉन कॉल में भी उन्होंने कहा कि उनके कुछ मॉडल्स में चाइना में जो है बिक्री में जो है सेलिंग में इश्यूज़ हो रहे हैं। तो ये तो इम्पोर्टेंट जो है मैनेजमेंट ने खुद भी कहा अपने कॉन कॉल में। इसके अलावा जो कंपटीशन भारत के बिजनेस में आ रही है, खासकर कि ईवी स्पेस में ईवी लॉन्चेस जो हम देख रहे हैं, उसके कारण जो है स्ट्रीट इसको थम्स डाउन दिए इस टाइप के नंबर्स को। और जो पीवी और सीवी जो पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट होता है, वहाँ पे भी अभी भी मॉडरेशन देखने मिल रहा है। मैनेजमेंट ने खुद JLR की बिजनेसेस में जो FY25 का गाइडेंस है उसको कम कर दिया है। रेवेन्यू टारगेट की बात करें तो लगभग 3% गिरा दिया गया है। वही अगर जो ROC होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिसे बोलते हैं, वो जो एक्सपेक्टेड था वो 22% था पहले, अब उसको जो है 20% का अनुमान है। तो दोनों ही तरफ से जो है आप कह सकते हैं कि JLR ने मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है वो कम हो गई है। तो ये तो 5 अहम रीजंस हुए, लेकिन इसके अलावा ब्रोकरेजेस ने भी थम्स डाउन दिया। नोवामा मेंटेन रिड्यूस रखी, लेकिन टारगेट प्राइस घटा दिया, 750 से 720 कर दिया। रेवेन्यू एबिटा CAGR भी म्यूटेड एक्सपेक्टेड है। और CV डिवीजन में भी जो है एक्सपेक्टेड है सिर्फ 1% का CAGR ग्रोथ आएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा डाउनग्रेड दिन का आया है, 3.5 साल बाद बाई रेटिंग को जो है उन्होंने डाउनग्रेड किया, अंडर परफॉर्म में। ये जेफरीज का रिपोर्ट आया है। और जो टारगेट प्राइस है उसको भी 50% से घटा दिया गया है, 930 से अभी 660 का लेवल्स कर दिया गया है। और FY25 और 27 के एबिटा का भी इनका देखा जाए एस्टिमेशन तो 7 से 11% वहाँ पे भी गिरावट आया है। स्टॉक ऑल टाइम हाई लेवल से 40% गिरा, और एक महीने में भी देखें तो 6 से 8% की जो है गिरावट देखने मिली है। ओके शरद, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो रिजल्ट का इम्पैक्ट है और साथ ही ब्रोकरेज डाउनग्रेड्स हैं जिसके चलते कमजोरी हावी होती हुई टाटा मोटर्स में। लेकिन इस बीच अभी बाजार में गिरावट थी और इस वक्त रिकवरी आ चुकी है। और एक प्रमाण है ये, बाजार का टेक्सचर जो है काफ़ी फ्रेजाइल, काफ़ी नाजुक हो चुका है। और इस रिकवरी या इस गिरावट पर कितना फोकस करना चाहिए और या कितना भरोसा करना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल यही है। भारी उतार चढ़ाव सीधे तौर पर नजर आते हो। 75 से 100 अंकों की रिकवरी निफ्टी में आप देखेंगे, वहीं सेंसेक्स में भी 250 अंकों की रिकवरी देखी जा रही है। लेकिन बेहद कॉशियस रहना होगा इस मार्केट में, बिकॉज अ लॉट ऑफ वॉलिटिलिटी, उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं। इस बीच BEL जहां नतीजे हैं वहां पर इंपैक्ट है। गेल के काउंटर में अच्छी मजबूती देखने को मिली, नतीजे आए थे। BEL भी नंबर्स के बल पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। रेवेन्यू और मार्जिन्स तो अनुमान से बेहतर रहे ही, लेकिन इनकी ऑर्डर बुक जो है वो काफी ज्यादा दुरुस्त होती हुई नजर आई। 70,000 करोड़ की ऑर्डर बुक अब कंपनी की हो चुकी है। ध्वनि, आपसे राय जानना चाहेंगे, 4-5% की तेजी BEL के काउंटर पे, Q3 रिजल्ट इम्पैक्ट। जी बिल्कुल मानसी, यहाँ पे इसका जो डेली चार्ट स्ट्रक्चर है वहां पे बहुत ही देखने को मिल रहा है स्ट्रांगली कि 255 का जो लेवल है उसके पास एक सपोर्ट जोन स्ट्रांगली बनाया है काउंटर ने, और वहां से हमें ये बढ़त देखने को मिल रही है। इस सपोर्ट लेवल का रीटेस्ट भी हम देख रहे हैं, अगर पास्ट में तो 2-3 बार हो चुका है, और वहीं से यहाँ पे एक बढ़त देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे ये बढ़त आपको कंटिन्यू होती हुई देखने को मिलेगी 288 से 290 के लेवल्स के पास। 290 का लेवल जैसे ही काउंटर ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो इसके अंदर वापस जो तेजी है वो आपको बनती हुई देखने को मिल सकती है। इसका फाइनल टारगेट जो यहाँ पे बन रहा है वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे बन रहा है 310 की लेवल के पास। तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर और अपमूव इसके अंदर देखने को मिल रहा है। 250 का स्टॉप लॉस लगाइए और फाइनल टारगेट पोजीशन इसका 310 का बनता है। 110 तक टारगेट जाने की संभावना यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में नजर आ रही है। फिलहाल 4% की तेजी पर करता हुआ ट्रेड। लेकिन बजट से ठीक पहले रेलवे, इंफ्रा, सरकारी कंपनियों पर फोकस होना चाहिए। और रेलवे स्टॉक्स को ही पुल अप करके देख लेते हैं। रेलटेल देखें, इरकॉन इंटरनेशनल अच्छी खासी मजबूती, 4% की तेजी पर ये ट्रेड करते हुए। टेक्समाको रेल, RVNL के चार्ट्स और साथ ही नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, NCC जैसे इंफ्रा स्टॉक्स पर भी फोकस होना चाहिए। इस बीच अक्षय भागवत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? गुड आफ्टरनून। ओके अक्षय, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, एक तो आप अपने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस बता दीजिएगा, और रेलवे स्टॉक्स और इंफ्रा कंपनियों पर बातचीत चल रही थी, रेलवे स्टॉक्स पर आपका कोई टेक है तो वो भी बताइएगा। जी, तो सबसे पहले मेरा पिक रहेगा बजाज ऑटो क्षेत्र में हमने थोड़ी सी रिकवरी वाली रैली देखी है गए 2 दिन से। बहुत सारे स्टॉक्स काफी पिटे हुए हैं। यहाँ पे बजाज ऑटो में एक रिवर्सल या शॉर्ट टर्म बॉटम बनने के संकेत दिख पा रहे हैं। काफी ओवरसोल्ड है, तो उसके चलते टेक्निकल पैरामीटर्स पे एक शॉर्ट टर्म रिकवरी मोड लग रहा है बजाज ऑटो में। 9110 और 9142 ये 2 टारगेट्स रहेंगे बजाज ऑटो में, और इस पे आपको 8532 ये स्टॉप लॉस बनाना है।
अभी बात करें अगर रेल कंपनियों की तो यस, ये रैली आई है, बहुत बहुत लेट आई है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन था कि जनवरी कहीं ना कहीं 10-15 तारीख से ही रेलवे क्षेत्र में एक रिकवरी रैली आएगी, क्योंकि पूरा क्षेत्र काफी टाइम से पिटा हुआ है। खैर 2 दिन से थोड़ी सी रिकवरी रैली है, ज्यादा इसमें मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी रिवर्सल है। तो यहाँ पे IRFC देखे तो करीबन 147 है, इसको आप लेंगे तो इसका प्राइस स्ट्रक्चर थोड़ी मीडियम टर्म के लिहाज से अच्छा है, यहाँ पे आप बाय करें। थोड़ा सा समय दे, 1-1.5 महीने का, बजट के माध्यम से न खरीदे पर करंट लेवल की बाय करके रखे, तो मैं मान के चल रहा हूँ 175-180 तक आपको ये ट्रेडिंग टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे। 132 का स्टॉप लॉस बनाना है, तो सबसे बेहतरीन पिक मेरा IRFC रहेगा रेलवे क्षेत्र में, पर बजट तक आप अपना ट्रेड सीमित ना रखें, ये मेरी रिकमेंडेशन होगी। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है आपके, और आपने जो भी शेयर्स बताया उसको हम नोटिस भी कर रहे हैं, बाकायदा उसके स्टैंपिंग, उसके लेवल्स भी आपको स्क्रीन पे लिखे हुए मिल रहे होंगे, ताकि आपसे कोई कन्फ्यूजन ना हो आपके साथ। आगे बढ़ते हैं, अब वरुण को अपने साथ जोड़ लेते हैं ताकि ये पता लग पाए कि सन फार्मा के नंबर्स एक्चुअली में कैसे आ रहे हैं, क्योंकि इसके नतीजे आने हैं। वरुण, एक बार ज़रा बताइए सन फार्मा के नंबर्स आ कैसे रहे हैं? देखिए, सन फार्मा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है। रेवेन्यूज़ और एबिटा में 10% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, मुनाफे में करीब 13% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, मार्जिन फ्लैट रहेंगे 27.6% के आसपास। अब मदद जो मिलेगी वो पूरी तरह से जो हायर स्पेशलिटी सेल्स है वहाँ से आपको देखने मिलेगी, और साथ ही साथ रेवलीमेड की जो सेल्स है उसमें थोड़ी बहुत आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी। ग्लोबल स्पेशलिटी सेल्स जो है उसमें 3% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ US के मार्केट्स में साल दर साल अगर आप देखें तो करीब 12% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। भारतीय मार्केट्स में करीब 10% की ग्रोथ होगी। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो 9% के आसपास की ग्रोथ जो है वो कंपनी डिलीवर करने वाली है। हालांकि तिमाही दर तिमाही अगर आप देखें तो कंपनी की जो ओवरऑल R&D स्पेंड्स है वो बढ़ सकते हैं, और इसका असर जो है कंपनी के मार्जिन्स पे आपको थोड़ा बहुत देखने मिलेगा। नज़र में रखेगा जो ओवरऑल ब्रांडेड जेनरिक सेल्स है कंपनी की वो कैसे निकल के आती है, और साथ ही साथ जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस और क्लिनिकल ट्रायल कंपनी कर रही है उसके ऊपर क्या अपडेट कंपनी देती है वो आप देखेगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे नतीजे तो अच्छे रहने का अनुमान है। बस तो ठीक है, और इस शेयर के अंदर वैसे ज़्यादा डैमेज भी नहीं हुआ। अगर आप पूरा 1 महीने का चार्ट भी एक बार दिखाना चाहें तो स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। कुणाल शाह, एक बार आपके रिकमेंडेशन सन फार्मा पे। मंथली डैमेज ज़्यादा नहीं है, नंबर्स ठीक आ रहे हैं, डिफेंसिव शेयर है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसके साथ हैं। एक बार जरा आपकी रिकमेंडेशन। आई थिंक सन फार्मा अगर आप देखोगे तो जो हमने रिसेंट फॉल देखा था स्टॉक में हमने 200 DMA को टेस्ट किया था 1713 के आसपास, एंड वहां से हमने वापस एक बाउंस देखा है। तो जनरली स्टॉक का जो सपोर्ट था 1735 1730 के जोन का, वहां पे हमने एक ब्रेकडाउन देखा था डेली बेसिस पे। पर जब भी आप अगर वापस कोई ब्रेकडाउन देखते हो तो फॉलोअप मूव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉलोअप नहीं आता है तो हम देख सकते हैं कि स्टॉक वापस क्विकली रिकवर कर जाता है। सो सेम केस है सन फार्मा में। करंटली हमने ब्रेकडाउन देखा था बट फॉलोअप कोई सेलिंग प्रेशर आया नहीं है, तो एक पॉजिटिव बात है। जब तक आप 1700 का लेवल वापस नहीं टूटता है और या हम उसके नीचे क्लोज नहीं करते हैं, तब तक व्यू वापस एक बाउंस बैक का रहेगा। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म बेसिस पे सन फार्मा वापस 1780 1790 के लेवल्स बता सकता है। तो शॉर्ट टर्म व्यू पॉजिटिव है। अगर आप पहले से भी लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं तो 1700 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर उसके नीचे क्लोज करता है तो आप सन फार्मा को एग्जिट कर सकते हैं। डन। तो सन फार्मा में रिकमेंडेशन आ गई, और अब बकायदा डेज हाई पे भी इस समय सन फार्मा ट्रेड कर रहा है, बकायदा 5 रुपये ऊपर है। अभी नंबर्स एक डिफेंसिव कंपनी डाबर इंडिया के भी आए हैं। FMCG की कंपनी है, कंपनी का मुनाफा ठीक है, जितना उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के आया, करीब 522 करोड़ के आसपास का, 516 की उम्मीद थी। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट्स भी ठीक आए हैं, 3355 के नंबर आए हैं इस बार रेवेन्यू के, सेल्स के, आय के, जिसको जैसे भी आप बोलना चाहें। कंपनी के मार्जिन्स वगैरह भी ज़्यादा श्रिंक नहीं हुए, 20.5 से 20.3 ही रहे हैं। तो श्रिंक कम होना, अबीटा बढ़ना, सेल्स बढ़ना, प्रॉफिट बढ़ना, सडन स्पाइक दिखा रहा है। इंट्राडे चार्ट दिखाओ जरा डाबर इंडिया का, तो आपको दिखेगा कि डाबर के नंबर्स का रिएक्शन इमीडिएटली मार्केट के अंदर ले रहा है। हालांकि इस तरह के नंबर्स का रिएक्शन आता नहीं है FMCG कंपनीज पर इस पे अभी आया है, और सेंसिटिविटी आपको पता लगी जाएगी 18-19 के विक्स पे। कोई भी शेयर में अच्छा कुछ करोगे तो बढ़िया नंबर्स आएंगे। स्क्रीन पर मैं आपको 2 चीज़ें और भी दिखाता हूँ। पहला दिखाता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा दिखाता हूँ निफ्टी। करीब 85 पॉइंट की बढ़त आ चुकी है। थोड़ी देर पहले जब मानसी ने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तब निफ्टी लाल निशान में था, एंड उससे थोड़ी देर पहले ही
मैंने भी एक गेस्ट से रिलायंस के बारे में पता किया। रिलायंस ने डेज हाई टेस्ट किया हुआ है और निफ्टी भी निचले स्तरों से काफ़ी अच्छे से ऊपर आया है, ये आप देख पा रहे हैं। मैंने पूरा चेक किया वेटेज के हिसाब से भी कि अच्छा और कौन कौन सा शेयर है जो कि थोड़ा ऊपर आ रहा है। पहले भारती एयरटेल था जो 23 पॉइंट दे रहा था, अब निफ्टी को 29 पॉइंट दे रहा है, वो रिलायंस दे रहा है। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर रिलायंस की वेटेज और HDFC की वेटेज, दोनों की कंबाइन वेटेज करीब करीब 50 पॉइंट के आसपास की बन रही है। तो आप जो 86 पॉइंट देख रहे हैं, 50 पॉइंट सिर्फ 2 शेयरों के दिए गए हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और शेयर्स और उस पर रिकमेंडेशंस भी। एक नजर बाजार की रिकवरी पर होनी चाहिए। इस वक्त बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी में ऑलमोस्ट 400 अंकों की रिकवरी आप देख पाएंगे। सेंसेक्स में 76,789 के लेवल्स पर, वहीं निफ्टी में भी रिकवरी मोड नजर आ रहा है और बाजार में निचले स्तरों से कह सकते हैं संभलने की कोशिश जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे में BTST STBT ट्रेड्स क्या है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, एक बार जान लेते हैं। कुणाल, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। रिकवरी जरूर अटेम्प्ट कर रहा है मार्केट, लेकिन काफी फ्रेजाइल है, कैसे देख रहे हैं? और BTST STBT ट्रेड्स अगर कोई आपकी तरफ से हो तो। आई थिंक फर्स्टली एक्सपायरी के बेसिस पे हम देखेंगे तो डेटा अभी भी वही है, 23,250 300 के आसपास ही हम एक्सपायरी देख रहे हैं। तो यहाँ से फर्दर मोमेंटम लग नहीं रहा है, यही लेवल्स के आसपास एक्सपायरी हो जाएगी। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे मोमेंटम अभी भी स्ट्रॉन्ग रहा है। 49,000 का जो सपोर्ट है वो बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है। सो यहाँ पे 49,500 600 तक जाने के टारगेट्स है बैंक निफ्टी के लिए। जहाँ तक BTST की बात है, यहाँ पे मैं ऑटो स्पेस पे फोकस करना चाहूंगा और मेरे स्टॉक का नाम रहेगा हीरो मोटो। स्टॉक ने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है, ओवरसोल्ड टेरिटरी में था। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने स्टॉक ने अपना 20 DA में भी सरपास कर दिया वॉल्यूम्स के साथ। सो यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट क्लियर कट दिखाई दे रहा है या शॉर्ट कवरिंग का मूव है। सो मुझे लग रहा है करंट लेवल से आप बाय कर सकते हो। 4176 4170 एक रेंज पकड़ के चलिए जिसके अंदर आप बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको रखना रहेगा डाउन साइड पे, वो है 4120 का। जो फर्स्ट टारगेट मैं अपसाइड पे देख रहा हूँ वो है 4230 और सेकंड टारगेट है वो है 4270 का। ओके, 4270 तक भी जाता हुआ दिख सकता है हीरो मोटोकॉर्प। मजबूती है और यहाँ से मजबूती और बढ़ने के पूरे आसार BTST के तौर पर कुणाल की तरफ से। अक्षय, आप बताइए आपकी तरफ से कोई ट्रेड अगर BTST STBT? जी, BTST में डाबर पे आप ध्यान रख सकते हैं। नतीजे जस्ट एक 5-10 मिनट पहले आए हुए हैं, नतीजे अच्छे हैं और प्राइस एक्शन भी देखे आप तो करीबन 2 महीने का एक कंसोलिडेशन है, बट क्लैरिटी मिल रही है कि एक 500-510 का सपोर्ट एरिया बन चुका है और एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ ऑलमोस्ट ब्रेकआउट होने के कगार पे है। ब्रेकआउट एरिया 534 535 का जोन है। कल आइडियल BTST कैंडिडेट है। अगर मोमेंटम किक ऑफ होता है यहाँ पे पॉजिटिव नतीजों पे तो आप जल्दी इसमें 555 और 560 ये 2 टारगेट एरिया बनते हुए देखेंगे। तो बाई करिए डाबर करंट मार्केट प्राइस में। स्टॉप लॉस बनेगा 525 का। तो चलिए, अपॉर्चुनिटी जरूर दे रहा है बाजार, चाहे कितना भी वॉलेटाइल क्यों ना हो। लेकिन जनवरी सीरीज को तो अलविदा करने वाले हैं हम चंद मिनटों में ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार क्लोजिंग की तरफ नजर होगी, आप बने रहें। स्तरों पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ आप देख पाएंगे मजबूती के साइंस निफ्टी में भी नजर आ रहे हैं और बैंक निफ्टी पर नजर होनी चाहिए 49,359 के लेवल्स पर। मेजर कंट्रीब्यूटर्स इस वक्त बाजार में कौन से हैं? भारतीय एयरटेल, HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक और बजाज फाइनेंस। ऑन दी फ्लिप साइड बिकवाली का दबाव कहां से देखने को मिला है? टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, कोटक बैंक, L&T, अडानी पोर्ट्स जैसे काउंटर्स है जहां पर गिरावट हावी होती हुई इस वक्त। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझने की कोशिश करेंगे, रियल एस्टेट सेक्टर है जहां पर मजबूती के साइंस आउट परफॉर्म करता हुआ ये स्पेस इस वक्त, और इसमें इन पर्टिकुलर फिनिक्स मिल्स, ओबरॉय रियल्टी, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, मैक्रोटेक डेवलपर्स, ये सारे काउंटर्स हैं जहां मजबूती। फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, डिफेंसिव्स के तौर पर ये भी आगे खड़े हैं। एनर्जी, FMCG, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हैं जहां पर मजबूती है। लेकिन ऑन दी फ्लिप साइड ऑटोमोबाइल सेक्टर, IT, ये दोनों क्षेत्र हैं जो कि आज परफॉर्म नहीं कर पा रहे, यूं कहो बैक सीट पर बैठे हैं। लेकिन इंडसइंड बैंक कंपनी के नतीजे, बैंक के नंबर्स आने वाले हैं। नतीजों से ठीक पहले इंडसइंड बैंक की चाल एक बार देख लेते हैं। वॉलेटिलिटी वहां पर नजर आ रही है इस वक्त, अगर आप देखेंगे करीब 1% की तेजी 957 के लेवल्स पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ। गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं इंडसइंड बैंक के नतीजों के अनुमान लेकर। गौरव, बताइए।
जी हाँ, इंडसइंड बैंक पे खास नज़र बनी रहेगी क्योंकि कंपनी जो है अपने नतीजों के साथ आने वाली है। और अगर हम बात करें प्री क्वार्टरली अपडेट्स की तो वहाँ पे पहले ही हमने एक वीकनेस जो था वो देखा था। एडवांसेस में सिर्फ 13% का ग्रोथ था, जो कि लगभग पिछले 10 क्वार्टर्स में एक स्लोएस्ट ग्रोथ हमने देखा। और डिपॉजिट्स में अगर हम सीक्वेंशियली बात करें तो एक डिक्लाइन भी देखने को मिला था। इसके बाद अगर हम बात करें अनुमान की तो स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन ये है कि कहीं पे अनुमान भी वीक ही बनते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो फ्लैट ही रह सकता है क्योंकि इस क्वार्टर में कहीं पे जो हाई यील्डिंग सेगमेंट्स है जैसे MFI और क्रेडिट कार्ड, वहाँ पे एक स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते हुए नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वहाँ पे लगभग 10 बेसिस पॉइंट की एक गिरावट जो है सीक्वेंशियल बेसिस पे देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें PPOP की तो यहाँ पे भी दो चीज़ें जो है वो फैक्टर इन करेगी। सबसे पहले फी इनकम जो कि एक फ्लैट रह सकता है और कॉस्ट टू इनकम जो कि हाई रह सकता है। और इसके चलते हुए PPOP में कहीं पे 14% की गिरावट देखने को मिल सकती है। प्रोविजंस की अगर बात करें तो पिछले क्वार्टर में ही बैंक ने कहीं पे 500 करोड़ के जो एडिशनल प्रोविजंस थे वो किए थे। और इस क्वार्टर की भी बात करें तो कहीं पे प्रोविजन जो है वो ऐसे ही एलिवेटेड लेवल्स पे रह सकते हैं। इसी के चलते क्रेडिट कॉस्ट जो है वो भी लगभग 2% पे आ सकता है। और इसी सब का इम्पैक्ट अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी के बोले तो 45% का एक डिक्लाइन जो है प्रॉफिटेबिलिटी में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी की तो उस पर ध्यान जो है वो बना रहेगा क्योंकि ब्रोकरेजेस का मानना यह है कि स्लिपेजेस में इस क्वार्टर में भी कहीं पे 30% तक ग्रोथ जो है वो सीक्वेंशियल बेसिस पे हमें देखने को मिल सकती है। बट इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी इवेंट्स जो बैंक के साथ हुए थे इसके ऊपर नज़र बनी रहेगी। सबसे पहले आता है बैंक के CFO ने जो फिलहाल में ही रिज़ाइन किया है। और दूसरा, बैंक ने कहीं पे अपना MFI पोर्टफोलियो है जो है 1500 करोड़ से भी ज़्यादा वो बेचा था एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी को, जो कि लगभग 5% ऑफ द टोटल बुक है। तो इसी सब के चलते हुए आगे जाके बैंक की कमेंट्री कैसे रहेगी, इन सब का इम्पैक्ट बैंक पे कैसे होगा, कॉस्ट ऑफ फंड्स पे बैंक कैसे कहता है, और आखिर में जो MFI जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा था उसके ऊपर बैंक का ओवरऑल आउटलुक कैसे रहेगा वो जानना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। बट अगर हम नंबर्स की बात करें तो थोड़ी वीकनेस जो है इंडसइंड बैंक के नंबर्स में इस क्वार्टर में देखने को मिल सकती है। ओके, वीक नंबर्स एंटिसिपेटेड है। गौरव, शुक्रिया। सीधा क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और जनवरी सीरीज की मंथली एक्सपायरी और पूरे के पूरे जनवरी महीने की ही अगर बात करें, वॉलेटाइल मूव्स बाजार में देखने को मिले। नतीजों का दौर लगातार चलता रहा। कई सारे इवेंट्स के बीच बाजार काफ़ी सारे ट्रिगर्स को डाइजेस्ट कर रहा था और जनवरी के साथ साथ अब फरवरी में एंट्री करते ही बजट का एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसको हमें वॉच आउट करना है। लेकिन इस पूरी सीरीज और आज के सेशन की ही अगर बात करें, आज के सेशन लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट में एक्शन जरूर देखने को मिला है। आज बाजार की शुरुआत, क्लोजिंग कॉल्स की शुरुआत जब हमने करी तब करीब 23,170 के लेवल्स पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आया। इस वक्त अगर आप देखेंगे निफ्टी में 23,300 के लेवल्स जो हैं, 23,300 के बिल्कुल नजदीक इस वक्त का करीब 136 अंकों की मजबूती के साइंस हैं। शुरुआत जब इस शो की करी तब हमने बिकवाली देखी थी, लेकिन वहां से बाजार रिकवर भी होते हुए बैंक निफ्टी कह सकते हैं दिन के उच्चतम स्तर पर अच्छी खासी मजबूती के साथ वहां पर 49,400 लेवल्स और पॉइंट वाइज करीब 200-250 अंकों की मजबूती देखने को मिली है। इसमें बैंक्स, फाइनेंशियल्स के स्टॉक्स लगातार बाजार को संभालने का काम करते रहे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, 1400 एडवांसेस के सामने 1200 डिक्लाइंस। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी नजर होनी चाहिए। और मार्केट में मेजर कंट्रीब्यूटर्स में डिफेंस की लिस्ट से जुड़े स्टॉक्स जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नतीजों के दम पर, और इसके अलावा भी कोचिन शिपयार्ड, शिप बिल्डिंग जैसे काउंटर्स रहे जो कि लगातार फोकस में। फार्मा स्पेस में अच्छा खासा एक्शन, सिप्ला में मजबूती देख रहे हैं आप, और कंजम्पशन की लिस्ट में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। कुछ तमाम नतीजों के दम पर और जो नंबर्स आने वाले उससे ठीक पहले हमने इम्पैक्ट वहां पर देखा। ऑटोमोबाइल सेक्टर भी परफॉर्म करता दिखा और बजाज फाइनेंस, बजाज ट्विंस पर ही नजर होनी चाहिए नतीजे। उसके साथ साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स ने मूड माहौल बिल्कुल सुधारा, फार्मा की सेहत भी सुधरती हुई। क्लोजिंग आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हो, इस वक्त 23,293 के लेवल्स पर निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आएगा। ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स के अप मूव, 76,879 के लेवल्स पर। सेंसेक्स की क्लोजिंग 350 अंकों की तेजी, यहाँ पर मजबूती। और बैंक निफ्टी अगर आप देखें वहां पर भी तेजी के साथ ही कामकाज 49,398 के लेवल्स पर। हरे निशान के साथ क्लोजिंग हुई है, विच इज अ पॉजिटिव। चलिए उम्मीद यही करते हैं कि कल जब नई सीरीज की शुरुआत होगी तो बाजार की तेजी कायम रहेगी और ये तेजी यहां से और ज्यादा मजबूती की तरफ बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। फिलहाल क्लोजिंग कॉल्स को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। हमारे तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए। क्लोजिंग ट्रेड्स में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन 18 स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे।